सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो डेटाबेस के अलग अलग वर्जन्स को हम लोगों ने देखा था कि उनको किस किस सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके वेंडर्स देखे थे, और एक सिस्टम को जब आपने परचेज करना है या सिलेक्ट करना है तो आपको किन किन पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, जहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस को डिप्लॉय करना है। अच्छा, अब जो डीबीएमएस है वो कैसे एक डाटा को फेच करता है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगे। अब देखें, इस डायग्राम में हमारे पास राइट साइड पे दो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम 1 है और प्रोग्राम 2 है। ये दो इंडिविजुअल एप्लीकेशंस हैं जो कि डेटाबेस, सेम डेटाबेस को इस्तेमाल कर रही हैं। अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, उसमें डाटा है जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन 1 या प्रोग्राम 1 वो डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, तो डेटाबेस डायरेक्टली जो है वो अलाउ नहीं करती कि आप एप्लीकेशन के थ्रू वो डेटा फेच कर सकें। आपको क्या करना पड़ेगा कि डीबीएमएस को एज अ मिडलवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये मिडलवेयर डेटाबेस से डेटा फेच करके आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम 1 है या प्रोग्राम 2 है, वो डीबीएमएस के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो भी एसक्यूएल क्वेरी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जो एसक्यूएल क्वेरी है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम 1 कहता है जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, तो ये क्वेरी डीबीएमएस के पास गई और डीबीएमएस ने उसको फॉरवर्ड किया डेटाबेस पे। डेटाबेस से डेटा को फेच किया गया, तमाम कस्टमर्स का डाटा लाया गया और उसको उसकी एप्लीकेशन को एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, स्टेप 3 और 4 के दरमियान एक बफर पूल है। इसका क्या फायदा होता है किसी को आइडिया? बफर आपने डीएलडी में पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है? एनीवन? बफर? फाइन, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को बफर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बफर को यहाँ पे डेटाबेस में एज अ कैशे इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या फायदा है? जो आपकी फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आती हैं उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है और उन रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बफर के अंदर स्टोर होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि बार बार बजाय इसके कि आप डेटाबेस से सेम डाटा फैच करें, उसकी एक कॉपी बफर पूल के अंदर स्टोर हो जाती है। अब आप अगर इस पाथ को फॉलो करें, ये हमारे पास, एक मिनट, सही, आप इस पाथ को फॉलो करें कि प्रोग्राम 1 से डेटा गया, रिक्वेस्ट गई डीबीएमएस के पास और उसने डेटाबेस से रिक्वेस्ट की, डाटा की, और इसके बाद जो भी डाटा आना था वो आपकी एप्लीकेशन को, सपोज करते हैं कि डायरेक्टली एप्लीकेशन को पहुंच गया। अब नेक्स्ट साइकिल आपका क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम 1 कोई रिक्वेस्ट करेगा डाटा की, तो दोबारा से डीबीएमएस को रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस से डाटा फैच होगा और वापस प्रोग्राम को दे जाएगा। बफर पूल को बीच में लाने का फायदा ये होता है कि बजाय इसके कि डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोग्राम तक जाए, हमारे पास बफर पूल में उसकी एक कॉपी स्टोर हो जाती है। सो अगर एक साइकिल में एप्लीकेशन एक डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा की रिक्वेस्ट करती है फेच करने में, तो उसकी कॉपी यहाँ पे बफर पूल में स्टोर्ड होगी। अगर नेक्स्ट टाइम सेम क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो एक साइकिल में बफर पूल में डाटा स्टोर हो गया और वो एप्लीकेशन को दिख गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगी डीबीएमएस को, तो वो बफर पूल से ही डाटा को निकाल के एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगी। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको डेटाबेस से डाटा बार बार फेच करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी कॉपी बफर पूल के अंदर स्टोर्ड होती है और उस क्वेरी की एग्जीक्यूशन क्विक हो जाती है। सो ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि आप जो है वो तमाम एट्रीब्यूट्स उठाएं टेबल के। आपको अगर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स चाहिए तो बफर पूल क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर की कॉपी अपने पास रख लेगा और उसमें से जो भी फिल्टर्ड डाटा होगा, आपका रिक्वायर्ड डाटा होगा, वो फेच करके
एप्लीकेशन को शो करवा देगा। सिमिलरली प्रोग्राम 2 भी यही वाला काम कर रहा होगा और पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी? इसमें कोई इशू? सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा जी, अपग्रेडिंग द डीबीएमएस। अब आपके पास एक एग्जिस्टिंग डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको आपने अपग्रेड करना है, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और किन किन चीजों के किन किन पैरामीटर्स की बेस पे आपको सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे न्यू फीचर्स को। क्या जो न्यू फीचर्स दिए जा रहे हैं वो वर्थ अपग्रेडिंग है या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब भी ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाइसेंसिंग की जो फी है वो पे करनी पड़ेगी। लेट्स से एक न्यू फीचर आया हमारे पास, वो फीचर अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उससे रिलेटेड कोई डेटा हमारे पास मौजूद भी नहीं है जो कि उस फीचर के लिए यूजफुल हो, तो हमारे लिए हमें कोई जरूरत नहीं उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यू फीचर्स को एनालाइज करते हैं और अगर वो न्यू फीचर्स अपीलिंग हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हैं, तभी हम लोग एक डेटाबेस को अपग्रेड करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करनी होंगी। हो सकता है कि आपको एक अपीलिंग फीचर मिल रहा है, बेल्स एंड विसल्स मिल रहे हैं किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, लेकिन वो जो कंपैटिबिलिटी है उसकी, वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लेवल पे आप अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जी, आप की लैब में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटेल के कोर टू डुओ सिस्टम्स पड़े हुए और आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं सॉफ्टवेयर को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो मे बी आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना पड़े। सो अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नहीं होगी, आपको उस पर रन होने वाले हार्डवेयर और हो सकता है कि कुछ डिपेंडेंसीज हो। फॉर एग्जांपल वो विंडोज 10 के साथ कंपेटेबल है, विंडोज 10 में डॉट नेट फ्रेमवर्क की कुछ वर्जन रिक्वायर्ड है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को देखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। ओके, आपने ये चीजें सारी फुलफिल कर ली, एनालिसिस हो गया न्यू फीचर का। अगर वो अपीलिंग है तो आप रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या इस काबिल हैं या कंपैटिबल हैं न्यू अपग्रेड को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज आप अपग्रेड को प्लान करें। यूजुअली क्या होता है कि जब भी अपग्रेडेशन होती है उसको किसी एक टाइम पे, ऐसे टाइम पे रखा जाता है जिसपे सिस्टम पे कम अज कम लोड, जितना कम लोड होगा उतने ही यूजर्स कम डिस्टर्ब होंगे और आपका सिस्टम जो है वो शटडाउन सिचुएशन में अपग्रेड हो सकेगा। जाए इसके कि एक रनिंग कंडीशन हो आपके सिस्टम की, वो रन हो रहा है और उसको साथ साथ आप अपग्रेड कर रहे हैं, इससे डाटा लॉस होने के भी चांसेस है और अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्लो डाउन भी हो जाए। तो क्या किया जाता है कि अपग्रेड को प्लान किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपग्रेड करना है या मेंटेनेंस करनी है, तो संडे जो है वो हॉलीडे होती है, तो उसमें प्लान ये किया जा रहा होता है कि आपने जो भी मेंटेनेंस करनी है या सिस्टम को अपग्रेड करना है वो संडे के दिन किया जाए, ताकि आपके एम्प्लॉयज वगैरह वो ऑनलाइन ना हो, इस सिस्टम को यूज ना कर रहे हो और आपके लिए भी आसानी हो कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकें। इसके बाद जब अपग्रेड हो जाएगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसी डिपेंडेंट एप्लीकेशंस हो जो कि डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, आपके पास एक डेटाबेस है, उसको आपने अपग्रेड किया, उस डेटाबेस को यूज करने वाली कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी थी, कुछ वेबसाइट भी थी, डेटाबेस एक ही थी, फ्रंट एंड्स जो है वो डिफरेंट थे। तो क्या किया जाता है कि इम्पैक्ट्स को देखा जाता है कि क्या हमारी अपग्रेड अपनी डिपेंडेंट एप्लीकेशंस पे अफेक्ट तो नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो उनको रिजॉल्व कैसे करना है
हो सकता है कि उन एप्लीकेशंस को भी आपको अपग्रेड करना पड़ जाए या मेंटेनेंस पर्पस के लिए कुछ बैकअप और रिस्टोर जो है वो अप्लाई करने पड़े। शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपग्रेडेशन में। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है वो मेंटेनेंस अपनी करता है या बैकअप एंड रिकवरी वाली ऑप्शन ऑन करता है। यूजुअली डिफॉल्ट टाइम जो है वो डेली बेसिस पे जो बैकअप्स लिए जाते हैं वो रात को 2 बजे लिए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि यूजर्स जब सिस्टम को कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके मैसेजेस, आपकी गैलरी, आपकी फाइल्स, ये सारी चीजें व्हाट्सएप से रिलेटेड जो हैं वो उनको बैकअप लिया जाता है। कभी ऑब्जर्व किया है 2 बजे रात को व्हाट्सएप बैकअप लेता है? जी सर, होता है रात को 2 बजे। हाँ जी। उसके बाद जब जी आप सर, अक्सर हो जब जाता बैकअप चल रहा होता है तो आप कोई और काम नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं होता। ठीक है, बैकअप एक दफा क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं, वो अपलोडिंग में मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन जब बैकअप बन रहा होता है तो आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि उसको शेड्यूल किया गया है कि मिनिमम जो टाइम है वो बेस्ट सूटेबल हमारे पास 2 बजे है। रात का टाइम है, यूजर्स सोए हुए होते हैं और वो जब सुबह उठेंगे तो उनका डाटा ऑलरेडी बैकअप होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉल बैक स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है, कभी सुना है फॉल बैक स्ट्रेटेजी? तुक्का लगा दें। कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है, कोई मसला आ गया है, तो हम लोग एक स्टेप बैक हो सके शायद। एग्जैक्टली, हम क्या करते हैं कि आपने अपग्रेड वगैरह प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगर आप अपने सिस्टम को सक्सेसफुली अपग्रेड कर देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर सिस्टम सक्सेसफुली अपग्रेड नहीं हो सकता तो हमने उसको रोल बैक कैसे करना है, अपनी सारी ट्रांजैक्शन या अपनी सारी अपग्रेडेशंस इनको रिवर्ट कैसे करना है, तो उसके लिए फॉल बैक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास। अगर फॉल बैक स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो अपग्रेड अगर सक्सेसफुल ना भी हुआ तो हम लोग वापस नहीं जा सकेंगे, अपने सिस्टम को डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो फॉल बैक स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या होता है, बैकअप और रिकवरी आती है कि आप अपने पूरे सिस्टम की इमेजेस ले लेते हैं, अपने पूरे सिस्टम के बैकअप्स आप बना लेते हैं और सारा डाटा अलहदा से स्टोर कर लेते हैं टेस्ट कंडीशंस के अंदर, टेस्ट एनवायरनमेंट में, और फिर अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाता है और फिर उस डाटा को माइग्रेट कर दिया जाता है। सो माइग्रेशन वेरिफिकेशन का यही मतलब है कि आपने जो बैकअप्स बनाए थे, सिस्टम को अपग्रेड किया और उसके बाद सिस्टम में वो वाला बैकअप जो है वो रीस्टोर किया, तो उसको अब आपने वेरीफाई करना है कि आपने जो डाटा बैकअप किया था कि क्या वो पूरे का पूरा बैकअप रीस्टोर हो गया है या उसके अंदर कोई मसला मसाइल आए हैं। अगर आएंगे तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, ये छोटी सी एक हमारे पास एग्जाम्पल है, टर्म इस्तेमाल होती है वर्जन और रिलीज। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिजिकल क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने वर्जन और रिलीज को डिस्कस किया था। वर्जन जनाब किसी भी सॉफ्टवेयर में जब मेजर चेंजेस आती हैं तो उसको वर्जन कहा जाता है। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर के नीचे जो है उसका बिल्ड नंबर या वर्जन लिखा हुआ होता है 1.6.3 एंड सो ऑन। तो जो शुरू वाले नंबर्स होते हैं वो उसका वर्जन होता है और पॉइंट के बाद उसके रिलीजेस या बिल्ड नंबर्स होते हैं। अब रिलीज क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब माइनर चेंजेस होंगी तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं वो रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास विंडोज 7 है जी। ओके, विंडोज 7 से नया वर्जन आया, कौन सा आया? विंडोज 7 के 8 बाद कौन सर। सा? जी, विंडोज 8 आया। अब विंडोज 7 से विंडोज 8 में जैसे ही सिस्टम को अपग्रेड किया गया तो बहुत सारे न्यू फीचर्स आए। स्टार्ट मेन्यू खत्म हो गया, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा हो गया, टाइल्स वगैरह बन गई, डेस्कटॉप जो है वो उसकी परफॉर्मेंस तेज हो गई, वगैरह वगैरह। विंडोज 7 से 8 में गए तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आई हमारे पास, लेकिन उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज थे, वो ज्यादा देर नहीं चल सकी। तो इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसका एक अपडेट दिया और एक बेसिकली उसको रिलीज दिया जिसको विंडोज 8.1 कहा जाता है। अब क्या हुआ कि टोटल जो यूजर इंटरफेस है तकरीबन विंडोज 8 वाला ही इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर माइनर चेंजेस कर दी गई। फॉर एग्जांपल स्टार्ट मेन्यू
जो है वो वापस आ गया और आपके सिस्टम की जो विंडोज 8 की फीचर्स थे उनको मजीद पॉलिश कर दिया गया, तो उसके अंदर माइनर चेंजेस हुए। सो वर्जन और रिलीज में फर्क समझ आ गया जी? सर ये बीटा वर्जन कौन से होते हैं? हाँ जी, बीटा वर्जन जो है ना ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। टेस्टिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा जो है वो डेवलपर्स अपने एंड पे एक एप्लीकेशन को उन्होंने डेवलप कर लिया और डेवलपमेंट के बाद उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो डेवलपर्स करते हैं खुद से, उसको अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स जो दी थी वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इसके बाद जो बीटा टेस्टिंग होती है वो ये होती है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया गया और उसको टेस्ट करने के लिए यूजर्स के हैंड ओवर कर दिया। अब यूजर्स उसको यूज करेंगे और यूज करने के बाद आपको रिपोर्ट देंगे, भाई ये सॉफ्टवेयर ठीक है या नहीं ठीक, फ्ला मॉड्यूल में मसला है या इनपुट्स सही नहीं आ रही, उसकी वैलिडेशन का कोई इशू है। तो यूजर साइड पे जो टेस्टिंग होती है वो बीटा टेस्टिंग होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बीटा वर्जन अवेलेबल होते हैं। वो यही होता है कि यूजर्स को टेस्ट पर्पसेस के लिए वो इंस्टॉलेशन फाइल्स वगैरह दी जाती हैं और वो इनको इंस्टॉल करते हैं। अगर कोई मसला वगैरह आता है, कोई उसके अंदर एरर्स आते हैं, तो उनकी जो एरर हैंडलिंग है वो उसकी रिपोर्ट डेवलपर्स को जाती है। तो इस तरह एक सिस्टम जो है ना टाइम के साथ साथ स्टेबल होता है। समझ आ गई जी? जी सर, थैंक यू। वो जावा में आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी, वो भी बेसिकली यही चीज थी कि आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लिया, इन केस आपकी लॉजिक के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल पाता तो क्या किया जाता है, उसकी एक्सेप्शन को कैच कर लिया जाता है। और एक्सेप्शन कैचिंग में मोस्टली ये होता है कि एरर रिपोर्टिंग होती है। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर कभी हैंग हो जाता है, गूगल क्रोम हैंग हो गया या विंडोज हैंग हो गई या कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, तो उसमें आपको वेट और किल की ऑप्शन आ रही होती है। समटाइम्स एरर रिपोर्टिंग की भी ऑप्शन आपको मिल रही होती है कि आप रिपोर्ट कर दें डेवलपर्स को कि ये एरर आ रहा है, तो वो बीटा वर्जन या स्टेबल वर्जन में होता है। तो नेक्स्ट जो वर्जन या रिलीज निकलता है उस सिस्टम का, उसमें वो वाले एरर्स नहीं होते, उनको रिजॉल्व कर दिया जाता ओके सर। है। ठीक है जी। अब बकर साहब, जैन का मोबाइल बंद हो रहा है और दोनों इकट्ठे लेक्चर ले रहे हैं। सही है। अगली चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको एक दफा रीड आउट करें प्लीज। ये टेबल है जो कि बताएगा कि आपने अपग्रेड कब करना है, उसको डिसाइड किया जाएगा। इसको एक दफा प्लीज रीड आउट करें। किसी चीज की नहीं समझ आती तो मुझसे प्लीज पूछ लें। जब रीड कर लें तो मुझे बता दीजिएगा।